नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कंपटीशन अड्डा पर। मैं हेमंत भारद्वाज आपके लिए लेकर आया हूँ सर्कुलेशन सिस्टम पार्ट 2 परिसंचरण तंत्र के भाग 2 के बारे में हम देखेंगे। भाग 1 में हमने परिसंचरण तंत्र के 3 अंगों हृदय, धमनी और शिराओं के बारे में डिटेल से देखा था। आज के पार्ट में हम चौथा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंग देखेंगे, रुधिर। तो आइए पढ़ते हैं रुधिर के बारे में। रुधिर जो है दोस्तों, सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले एक पॉइंट उसका पहला जो आपको याद रखना चाहिए वो है उसका अध्ययन। तो रुधिर का जो अध्ययन होता है, रुधिर के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं हीमेटोलॉजी। रुधिर का अध्ययन क्या कहलाएगा? हीमेटोलॉजी कहलाता है। बहुत बार इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और जानकारी के अभाव में ऐसे क्वेश्चंस हमारे गलत हो जाते हैं। तो रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रुधिर जो है उसको तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। रुधिर को तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। संयोजी इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर क्योंकि एक अंग से दूसरे अंग तक पदार्थों को ले जाने का काम रक्त का ही होता है। और ऊतक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रक्त भी क्या है? कोशिकाओं का समूह है। हम जानते हैं रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती है और ये कोशिकाएं पाई जाती है, इस वजह से रक्त भी कोशिकाओं का समूह है और इसी वजह से इसको ऊतक कहा जाता है। तो रक्त को कौन सा ऊतक कहा जाता है ये हमसे पूछा जाता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। अलग अलग तरह के ऊतक हमारे अंदर पाए जा सकते हैं, जैसे कंकाली ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक। अलग अलग तरह के ऊतक होते हैं, उपकला ऊतक। तो उनमें जो रक्त है वो तरल संयोजी ऊतक कहलाता है। आप लोगों को ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है और क्षारीय होगा तो पीएच 7 से ज़्यादा होगी और रक्त की जो पीएच होती है वो 7.4 होती है। रक्त की पीएच 7.4 होती है। पीएच अगर 7 से ज़्यादा तो क्षारीय, पीएच अगर 7 से कम तो अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। रक्तदाब मापने का जो यंत्र होता है उसे स्फिग्मोमेनोमीटर कहा जाता है। रक्तदाब मापने के यंत्र को स्फिग्मोमेनोमीटर कहते हैं। एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ रखा है, तो आप ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। रक्तदाब मापने का यंत्र स्फिग्मोमेनोमीटर कहलाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब जो होना चाहिए 120 से 80 mm ऑफ Hg होना चाहिए। और आप एग्ज़ाम में यही तरीका, जिस भी ऑप्शन में 120/80 लिखा हो उसी को राइट लगाएं, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन 80/120 भी दिया जाता है। तो कभी कभार हमारे कन्फ्यूजन हो जाता है कि 80/120 को राइट लगाएं या 120/80 को राइट लगाएं। तो यहाँ पर लिखने का जो तरीका सही है वो 120/80 है दोस्तों। mm ऑफ Hg ये प्रेशर की यूनिट होती है, मात्रक होता है। कितना mm स्फिग्मोमेनोमीटर में पारा चढ़ रहा है, Hg का मतलब मरकरी, वो ही mm ऑफ Hg होता है। 120 जो होगा उसको सिस्टोलिक प्रेशर यानी उच्चतम रक्तदाब जो स्वस्थ मनुष्य का होना चाहिए 120 और निम्नतम यानी डायस्टोलिक रक्तदाब होना चाहिए 80। नेक्स्ट पॉइंट है, शरीर में वसा की मात्रा बढ़ने पर रक्तदाब भी बढ़ जाता है। वसा अगर बढ़ेगा, फैट अगर बढ़ेगा तो रक्तदाब भी बढ़ेगा, मोटापा भी बढ़ेगा, श्वसन दर भी बढ़ेगी और व्यक्ति के हार्ट अटैक आने की समस्या पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है और स्त्रियों में आधा लीटर रक्त कम होता है। ऑप्शन यहाँ पर बहुत ही क्लोज दिए जाते हैं कि एक वयस्क व्यक्ति में रक्त होता है 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7। तो आप लोगों को 5 से 6 वाला ऑप्शन राइट करना है। लीटर की टर्म में 5 से 6 याद रखें। और एक और टर्म में पूछा जाता है भार की टर्म में, तो एक व्यक्ति के शरीर में अपने भार का लगभग 7 से 8% रक्त पाया जाता है। एक व्यक्ति में अपने भार का 7 से 8% रक्त होता है। इस टर्म में भी आप लोग याद रखेंगे इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है,
रक्त में अगर CO2 की यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ती है तो रक्त की अम्लीयता भी बढ़ जाती है। CO2 अम्लीय प्रकृति दर्शाती है, इस वजह से रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ने पर रक्त की अम्लीयता बढ़ जाती है। अम्लीयता अगर बढ़ेगी तो पीएच घट जाएगी। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे, पीएच कम होने पर अम्लीयता बढ़ती है। ये सामान्य जानकारी जो रुधिर के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए सारे पॉइंट्स। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं रुधिर की संरचना की ओर। रक्त की संरचना किस प्रकार की होती है, क्या क्या रक्त में पाए जाते हैं, ये हम लोग देखते हैं। तो बात अगर करें रक्त की, तो रक्त दो भागों में बटा होता है। पहला तरल भाग, जिसको निर्जीव भाग भी कहते हैं, और ठोस भाग, जिसे सजीव भाग भी कहते हैं। सजीव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कोशिकाएं हैं, और जहाँ कोशिकाएं हैं वहाँ निर्जीव हो ही नहीं सकता वो, तो यहाँ पर सजीव भाग जो है वो आपका हो जाएगा ठोस भाग। तरल भाग को कहा जाता है प्लाज्मा। तरल भाग जो होता है 55% भाग होता है रक्त का, और ठोस भाग जो होता है वो 45% भाग होता है रक्त का। तरल भाग 55% और ठोस भाग 45%। ठोस भाग जो होता है उसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये रक्त के ठोस भाग कहलाते हैं। तरल भाग जो है उसमें 92% जल होता है, मात्र 8% ही अलग भाग होता है प्लाज्मा में, 92% जल होता है दोस्तों। शेष भाग में क्या क्या होगा, शेष भाग में पचित भोजन, उत्सर्जी पदार्थ वे जो हमारे शरीर से बाहर निकालने पड़ते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया, अमोनिया, लवण, ये जो हैं ये उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। घुलित गैसें जैसे CO2 भी आपके प्लाज्मा में ही घुली होती है। प्रोटीन, फाइब्रिनोजन, प्रोथाम्बिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, एंटीबॉडी, ये जितने भी प्रोटीन हैं ये सब आपके प्लाज्मा में पाए जाते हैं। खनिज तत्व भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। यदि प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकाल दें तो शेष द्रव जो है उसको सीरम कहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शेष बचे द्रव को सीरम कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर और भी याद रखना चाहिए, अगर इन सभी प्रोटीनों में आपसे पूछा जाए कि कौन सा प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में प्लाज्मा में होता है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन होता है वो लीवर से निकलता है, और प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में एल्ब्यूमिन ही पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आपके प्लाज्मा में होती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो ठोस भाग, तरल भाग हमने देखा। नेक्स्ट पॉइंट आता है ठोस भाग। ठोस भाग में सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो है आरबीसी, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं, या फिर इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जा सकता है। बायोलॉजिकल नेम जो आरबीसी का होता है वो एरिथ्रोसाइट कहलाता है। निर्माण कहाँ पर होगा, आरबीसी का निर्माण जो होता है लाल अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन भ्रूण अवस्था की बात करें तो इनका निर्माण यकृत में होता है, लीवर में होता है। अस्थि मज्जा क्या है दोस्तों, अस्थि मज्जा आपके हड्डियों के मध्य भाग में भरा हुआ लाल और पीला द्रव होता है, जो आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करता है। लाल भाग आरबीसी का, पीला भाग डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का निर्माण करता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए। जीवन काल 120 दिन होता है आरबीसी का। आकार बात करें तो उभयावतल होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है, और इसका जो आकार होगा 0.007 मिलीमीटर होगा। उभयावतल, बाई कॉन्वेक्स बोलेंगे उभयावतल आकार को, आरबीसी का आकार उभयावतल होता है। संख्या जो होगी 45 से 50 लाख पर mm³ रक्त में होती है।
आरबीसी की संख्या 45 से 50 लाख प्रति mm³ रक्त में होती है। संख्या अगर सामान्य से ज़्यादा हो जाए तो इसे पॉलीसाइथीमिया और संख्या में कमी को एनीमिया भी कहा जाता है। आरबीसी की संख्या में कमी से जो रोग हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों एनीमिया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। स्तनधारियों की जो आरबीसी होती है केंद्रक उसमें नहीं पाया जाता है। दो स्तनधारी ऐसे हैं, ऊंट और लामा, ये अपवाद हैं, इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अन्य सभी स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। मेंढक की जो आरबीसी होती है वो भी उभयावतल होती है यानी बाई कॉन्वेक्स होती है, और मेंढक की आरबीसी केंद्रक युक्त होती है, केंद्रक उसमें पाया जाता है। सबसे बड़ी आरबीसी मेंढक की ही होती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि मेंढक एक उभयचर जीव है और उभयचर जीवों की जो आरबीसी होती है वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, ये आप लोग याद रखेंगे। उभयचरों को एम्फीबिया भी कहा जाता है। तो उभयचर की आरबीसी सबसे बड़ी होती है, स्तनधारियों की आरबीसी सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। स्तनधारियों में मनुष्य भी आता है, तो मनुष्यों की आरबीसी छोटी होगी। स्तनधारियों में अगर सबसे बड़ी आरबीसी पूछा जाए तो वो होगी हाथी की, और सबसे छोटी आरबीसी पूछा जाए तो वो होगी कस्तूरी हरिण की। एक हिरण की प्रजाति है कस्तूरी मृग जो होता है, उसकी आरबीसी सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। आरबीसी प्लीहा में संग्रहित की जाती है। आरबीसी का संग्रहण प्लीहा में होता है, इस वजह से प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ब्लड बैंक इसलिए कहते हैं प्लीहा को क्योंकि यहाँ पर आरबीसी का संग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी में एक लौह युक्त प्रोटीन यानी आयरन युक्त प्रोटीन पाया जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है, जिसे हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या काम करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही ऑक्सीजन हमारे अंगों तक जाती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल भी होता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग और भी याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन का ही अगर कलर पूछा जाए तो वहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए बैंगनी। हीमोग्लोबिन का खुद का कलर बैंगनी होता है, परंतु जब यह ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो इसका कलर हो जाता है लाल, कलर इसका हो जाता है। तो अगर रक्त का रंग भी लाल ऐसे पूछा जाए तो आप लोगों का आंसर होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है। आगे बात करते हैं। आयरन जो हीमोग्लोबिन में जो आयरन पाया जाता है वो दो रूपों में होता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन की जो मात्रा एक पुरुष में होनी चाहिए 13 से 17 पर 100 ml, और महिलाओं में 12 से 17 या फिर 12 से 15 भी कहीं लिखा हो सकता है, 12 से 17 ग्राम पर 100 ml होनी चाहिए स्त्रियों में, और पुरुषों में होनी चाहिए 13 से 17। जन्म के समय शिशु में जो हीमोग्लोबिन होता है 23 ग्राम पर 100 ml होता है। अगला पॉइंट है, हीमोग्लोबिन में जो आयरन है अभी अभी बताया आपको दो रूपों में उपस्थित होता है। पहला हो जाएगा फेरस और दूसरा हो जाएगा फेरिक। फेरस अगर रूप है तो आयरन की संयोजकता होगी +2, फेरिक अगर रूप है तो आयरन की संयोजकता हो जाएगी +3। दो रूपों में आयरन उपस्थित होता है। बात अगर करें तो हीमोग्लोबिन में आयरन अगर फेरस अवस्था में है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। जब फेरस अवस्था में होगा तभी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, वरना ऑक्सीजन से क्रिया हीमोग्लोबिन नहीं कर पाएगा। जैसे यदि आयरन फेरिक अवस्था में है तो हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया ही नहीं करता है,
और ऐसे हीमोग्लोबिन को मेट हीमोग्लोबिन कहा जाता है। जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया ही नहीं करेगा उसे मेट हीमोग्लोबिन कहेंगे। और ऐसा हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में मात्र 1% होता है, यानी पूरे हीमोग्लोबिन का 1% जो होता है वो मेट हीमोग्लोबिन ही हमारे शरीर में होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है, आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। आरबीसी की संख्या ज्ञात करने का यंत्र है हीमोसाइटोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, पहाड़ी क्षेत्रों में जो आदमी रहते हैं उनमें आरबीसी की संख्या मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों से थोड़ी ज़्यादा मिलती है, क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है और ऑक्सीजन भी कम होती है। इस कम ऑक्सीजन को ही शरीर के प्रत्येक हिस्से में पहुंचाने के लिए आरबीसी भी उनमें ज़्यादा पाई जाती है। तो ये ठोस में पहला पार्ट था दोस्तों, आरबीसी। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। दूसरे तरह की जो कोशिकाएं हमारे ठोस भाग में मिलती है रक्त के, वो हैं डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाएं, या ल्यूकोसाइट भी इनको कहा जा सकता है। ल्यूकोसाइट्स निर्माण की अगर बात करें, ल्यूकोसाइट्स का निर्माण जो होता है, पहले भी आपको बताया, अस्थि मज्जा का जो पीला भाग होता है वहाँ पर ल्यूकोसाइट्स का निर्माण होता है। इसके अलावा थाइमस ग्रंथि की जो लिम्फ नोड होती है वहाँ पर भी डब्ल्यूबीसी का निर्माण किया जाता है। जीवन काल मात्र 2 से 4 दिन इनका होता है। संख्या की अगर बात करें तो 4000 से 11000 बहुत कम संख्या होती है डब्ल्यूबीसी की। 4000 से 11000 पर mm³ रक्त के आयतन में जो है डब्ल्यूबीसी की संख्या पाई जाती है। आकार में जो होती है डब्ल्यूबीसी आरबीसी से बड़ी होती है। डब्ल्यूबीसी सबसे बड़ी कोशिका है हमारे रक्त में। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि हमने देखा था कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी की जो मृत्यु होती है वो रक्त में ही हो जाती है, जबकि आरबीसी की मृत्यु जो होती है वो लीवर या प्लीहा में होती है। इस वजह से उनको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात जो होता है 600:1 होता है। बात आगे करें, डब्ल्यूबीसी जो होती है 2 प्रकार की होती है। पहली हो जाएगी कणिकामय यानी ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा नाम भी आप लोग याद रखेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स, और ए ग्रेन्युलोसाइट्स यानी अकणिकामय श्वेताणु। आगे बात करेंगे, पहला जो प्रकार आता है कणिकामय श्वेताणु यानी ग्रेन्युलोसाइट्स, ये भी जो होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है एसिनोफिल्स। एसिनोफिल्स जो होती है वो क्या काम करती है, प्रतिरक्षण, एलर्जी और असंवेदनशीलता, किसी भी चीज़ के प्रति हमारी असंवेदनशीलता होती है उसके लिए जो उत्तरदायी कोशिकाएं होती है वो होती है एसिनोफिल्स। एलर्जी जो होती है उसके उपचार के लिए एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ दी जाती है, क्योंकि एलर्जी के लिए जिम्मेदार जो होता है वो हिस्टामिन प्रोटीन होता है। इस वजह से इसके उपचार के लिए एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ दी जाती है। दूसरी जो प्रकार की कोशिकाएं हैं वो होती है दोस्तों बेसोफिल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जाता है डब्ल्यूबीसी में कौन सी कोशिकाएं सबसे कम मात्रा में होती है, तो आंसर होगा बेसोफिल्स। संख्या सबसे कम होती है बेसोफिल्स की। और इन कोशिकाओं में जो हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है वो धमनियों और शिराओं के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, रक्त की क्लॉटिंग नहीं होने देता, रक्त का थक्का नहीं जमने देता। ये हिपेरिन प्रोटीन ये लीवर से निकाला जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, लीवर से निकलता है हिपेरिन प्रोटीन, जो पाया किस में जाता है, बेसोफिल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी में अगर मैं कहूँ तो ये न्यूट्रोफिल्स ही होती है, क्योंकि ये सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। संपूर्ण डब्ल्यूबीसी का 50 से 70% जो भाग होती है वो अकेली न्यूट्रोफिल्स ही होती है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, महिलाओं की जो न्यूट्रोफिल्स होती है उसमें बार बॉडी नामक संरचना पाई जाती है, और ये बार बॉडी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है जब भी किसी बच्चे का लिंग परीक्षण किया जाता है, यानी भ्रूण का जब लिंग परीक्षण किया जाएगा
तो इस बार बॉडी के आधार पर ही किया जाता है। और इस टेस्ट को जो बोलते हैं एक्जियोसेंटेटिस टेस्ट बोला जाता है। किसी भी भ्रूण के लिंग के परीक्षण के जो टेस्ट कहलाएगा उसको बोलेंगे अपन एक्जियोसेंटेटिस टेस्ट। और ये जो लिंग परीक्षण होता है वो बार बॉडी नामक संरचना के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, न्यूट्रोफिल्स भी रोगाणु को नष्ट करेगी, क्योंकि सभी डब्ल्यूबीसी का काम जनरली यही होता है, रोगाणुओं को नष्ट करना। और लास्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूट्रोफिल्स की संख्या जो ज्ञात की जाती है अर्नेत काउंटर से ज्ञात की जाती है। एक बार एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है कि अर्नेत काउंटर से किसकी संख्या ज्ञात की जाती है, बहुत कम लोगों को पता होता है अर्नेत। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। न्यूट्रोफिल्स की संख्या आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, और बेसोफिल्स जो होता है वो बेसोफिल्स की संख्या भी आप लोगों को याद रखनी चाहिए, सबसे कम होती है। अगला जो डब्ल्यूबीसी आती है वो है दोस्तों कणिका विहीन श्वेताणु यानी ए ग्रेन्युलोसाइट्स। दो अलग तरह की दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं डब्ल्यूबीसी में मिलती है वो आपके हैं कौन सी, लिम्फोसाइट्स जो होती है, इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है यानी प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। और लिम्फोसाइट्स भी दो प्रकार की होती है, बीटा लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बीटा लिम्फोसाइट वो एंटीबॉडी का निर्माण करती है और टी लिम्फोसाइट्स रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि एड्स रोग में कौन सी लिम्फोसाइट्स की संख्या में कमी हो जाती है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टी लिम्फोसाइट की संख्या में एड्स रोग में कमी हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये चीज़ पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे टी लिम्फोसाइट्स। और अगर पूछा जाए कौन सी कोशिकाएं कम हो जाती है तो डब्ल्यूबीसी कम हो जाती है। नेक्स्ट आती है मोनोसाइट्स, जो सबसे छोटी कोशिका जो होती है डब्ल्यूबीसी की वो होती है मोनोसाइट्स। और निर्माण जो होता है मोनोसाइट्स का वो लसिका ग्रंथियों में होता है, रुधिर के अंदर ही लसिका द्रव मिलता है, वहीं मोनोसाइट्स का निर्माण भी किया जाता है। ये भी रोगाणुओं के भक्षण का कार्य करती है। रोगाणु का भक्षण जो करेगी वो कौन करेगी, मोनोसाइट्स करेगी, यानी सभी डब्ल्यूबीसी के प्रकारों का काम लगभग रोगाणु को नष्ट करना तो होता ही है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अगली जो कोशिकाएं आती है रक्त के अंदर वो है प्लेटलेट्स या रक्त बिंबाणु या फिर थ्रोम्बोसाइट्स भी इसको कहा जा सकता है। थ्रोम्बोसाइट्स का जो निर्माण है पीला अस्थि मज्जा करता है। बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, पीला अस्थि मज्जा जो होगा वो प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करेगा। जीवन काल 5 से 7 दिन या कहीं कहीं लगभग 10 दिन भी दिया हो सकता है। संख्या 1.5 से 4 लाख प्लेटलेट्स की होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलता है वैसे प्लेटलेट्स में भी केंद्रक नहीं होता है। कार्य जो होता है चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाना, यानी रक्त को रोकने का जो काम करती है। चोट लगने पर रक्त अगर बहेगा तो हमारी मौत भी हो सकती है, तो रक्त को रोकने का काम जो होता है वो प्लेटलेट्स का होता है। नेक्स्ट पॉइंट आप सबको पता है, डेंगू रोग में इनकी संख्या में कमी आ जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है वो डेंगू रोग में कम हो जाती है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर और भी हम देखेंगे, रक्त का थक्का जो बनता है वो कैसे बनता है, ज़रा इसकी प्रक्रिया हम लोग आज समझ लेते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है कैसे स्टार्ट होती है। जब भी चोट लगेगी तो प्लेटलेट्स में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो प्रोटीन होता है वो लीवर द्वारा स्रावित प्रोथाम्बिन और कैल्शियम धातु से क्रिया करके एक थ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण करता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जहाँ भी चोट लगेगी वहाँ थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथाम्बिन और कैल्शियम धातु क्रिया करके आपके थ्रोम्बिन प्रोटीन का निर्माण करती है। ये थ्रोम्बिन प्रोटीन लीवर द्वारा स्रावित, यकृत द्वारा स्रावित फाइब्रिनोजन प्रोटीन से क्रिया करके चोट वाली जगह पर अंत में जो प्रोटीन बनेगा वो होगा फाइब्रिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है, जो कि एक जालनुमा संरचना बनाकर रक्त को बाहर निकलने से रोकता है और इसी कारण उस स्थान पर रक्त का थक्का बन जाता है। तो 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर
अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। रक्त की कौन सी कोशिका रक्त का तक्का बनाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। लीवर द्वारा कौन से प्रोटीन निकाले जाते हैं रक्त का तक्का बनाने के लिए, आपका आंसर हो जाएगा फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन। और अगर पूछा जाए कि धातु कौन सी रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, कौन सी धातु सहायक होती है, आंसर आपका हो जाएगा कैल्शियम। अगर पूछा जाए कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन के। तो इसको हम ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन से क्रिया करेगा, कैल्शियम से क्रिया करेगा, थ्रोम्बिन बनाएगा। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन से क्रिया करेगा और फाइब्रिन नामक प्रोटीन बनाता है जो रक्त को रोकने में सहायक होता है। तो ये था दोस्तों, हमने आज रक्त की संरचना, रक्त में क्या क्या पाया जाता है, तरल भाग, ठोस भाग, सब कुछ हमने देखा। अगले वीडियो में हम आपके लिए रक्त में रक्त समूह वाला टॉपिक लेकर आएंगे। रक्त जो अलग अलग समूह होते हैं, ए बी ओ ए बी, उनके बारे में हम लोग देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसी का मॉक टेस्ट आपके लिए डालेंगे, सर्कुलेशन सिस्टम का मॉक टेस्ट आपके लिए डालेंगे। इन सब की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। इस वजह से आपको हमारे चैनल से जो भी वीडियो अपलोड होता है उसकी जानकारी आप लोग